हेलो एवरीवन, एलेक्जर एजुकेशन इलाहाबाद के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों ईडीसी की क्लास चल रही थी, ठीक है। तो उस समय हमने एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ज़रा देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको जाने बिना आप जो है ईडीसी को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। तो देखिए फिर आपके पास, अच्छा सॉलिड, ये देखिए सॉलिड, ये वर्ड पहले डिफाइन कर लेते हैं कि सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठीक। जरा प्रीवियस क्लास के बारे में देखें तो आपको पता है क्या क्या डिस्कस हुआ था भाई। मैंने कहा था कि जो एटम है, ये देखिए एटम, उसके जो एटम होता है, एटम के जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कहा था बाहर जो कोष होते हैं, इसमें आपके पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन हर सेल में, ये आपके पास ये इस जगह में नहीं होगा, इस जगह में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताया था, क्योंकि आपके पास बोहर का जो आपके पास अवधारणा था, उसने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जिसका क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, उसी में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ये कहा था आपके पास, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास पहले देखिए सॉलिड की बात करें, और ये भी बात हुई थी हम लोगों के पास। एक बात और डिस्कस कर दूं, ये नाभिक है, हम लोगों के पास जो एनर्जी है प्रत्येक इसका, चाहे इस वाले ऑर्बिट का, इस वाले ऑर्बिट का, या एक और कोई भी ऑर्बिट ले लीजिए आप, ये इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ते रहता है यहाँ से, ये नाभिक से जैसे दूर जाते हैं, उस एनर्जी को जो हम देते हैं, ये देखिए एनर्जी जो ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। एन जहाँ पर आपको क्या बताया था मैंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन बराबर आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात हुई थी उस दिन, क्वांटम नंबर यानी इंटीजर वैल्यू होगा, ये आपके पास बात हो गई थी, ठीक है ना। कि आपके पास ये भी बात हुई थी कि आपके पास जैसे जैसे ये ऑर्बिट की डिस्टेंस है, ये नाभिक से दूर होगा, वैसे वैसे उसका एनर्जी का जो है एनर्जी क्या होगा, हाई। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। ये बात मैंने पहले भी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी बताया था। खैर आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड कि कैसे सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोस्तों हम लोग अगर सिंपल सा उदाहरण लें, जैसे ईंट है आपके पास, अगर मैं एक ईंट ये है, एक ईंट ये, जब तक अगर मुझे इनको सॉलिड फॉर्मेशन करना है, ये तो अपने आप में सॉलिड है, लेकिन वैसे मैं कर रहा हूँ एक अच्छा सा हमें सॉलिड फॉर्मेशन यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे ईंट को आपस में मिला के सीमेंटिंग कर देंगे, तो मेरा एक दीवार बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। सिमिलरली आज भी मुझे वही करना है कि बहुत सारे आपके एटम को आपस में मिला के मुझे क्या बनाना है, सॉलिड यानी क्रिस्टल का फॉर्म देना है। तो देखिए इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि आपके पास नाभिक से जैसे दूरी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे आपके पास क्या होता है, एनर्जी जो होता है प्रत्येक ऑर्बिट का बढ़ते रहता है। और ये भी ध्यान रखिए कि आपको मैंने कहा था जो फोर्स होता है, नाभिक के जो सबसे पास वाला कोष होता है ये ऑर्बिट, उसमें जो आपका फोर्स होता है सबसे ज़्यादा लगा रहता है, और सबसे बाहरी वाले में सबसे कम। आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बारे में आपने डिस्कस सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, तो ये तो आप नोट कर लीजिए कि किसी भी ऑर्बिट के एनर्जी को ये इससे देते हैं, ठीक। तो आप एक पॉइंट नोट करके लिखिए, किसी भी ऑर्बिट के एनर्जी को ई बराबर, लिखिए ई बराबर -13.6 एन स्क्वायर, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर से दिया जाता है। एन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा, लेकिन ये माइनस साइन के कारण क्या हो जाएगा, सब कुछ ही उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा जिसका डिस्टेंस होगा, उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, सबसे हाई रहेगा। ये बात उस दिन भी किया था। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पहले सॉलिड का फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपके लिए बेस्ट टॉपिक आपके पास ये रहने वाला है ईडीसी का, ठीक है। तो देखिए फिर, देखिए भाई यहाँ देखिए, केस फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ से डिस्कस करता हूँ केस फर्स्ट। देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास एटम होते हैं, या तो एटम अकेला होगा या और एटम के साथ रहेगा। यहाँ देखिए आपके पास मान लीजिए कोई ये एटम है, ए नाम का एटम, कौन सा है भाई, कोई भी एटम है, इस एटम का नाभिक ये है, इसके बाहर पे आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये आपको बताया था उसने, बोहर मॉडल आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार एक और ले लीजिए, ये आपके पास
अभी आपको मैंने ईंट का उदाहरण दिया था, जब दो या दो से अधिक ईंट को आपस में मिलाओगे, सीमेंटिंग करोगे तभी तो सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये एटम है, ए नाम का एटम है, अभी अकेला है, क्या ये सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। जब तक भाई दो या दो से अधिक ईंट नहीं मिलेंगे, बहुत सारे ईंट नहीं मिलेंगे, तब तक आपके पास ये दीवार तो बनेगा नहीं, है कि नहीं? तो दीवार बनाने के लिए, सॉलिड का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे एटम को एक साथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये ए है, अभी इसके आसपास कोई नहीं है। जब इसके आसपास कोई नहीं है तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड एटम, अकेला है। इसे क्या बोलते हैं भाई? आइसोलेटेड एटम। तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड एटम, यानी अकेला है। ठीक है, आइसोलेटेड एटम, ये इसका नाभिक है बाहर के पास। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली एक और एटम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जरा देखिए, ये बी नाम का कोई और एटम है, ये इसका नाभिक है। ये यहाँ पर इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बताया था बोहर मॉडल, आप प्रीवियस क्लास में पूरा जो है, जो भी बच्चे नए देख रहे हैं तो कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे जो वीडियोज हैं उनको बिल्कुल देखना है आप लोगों के पास। ठीक है, तभी। और तो ये भी आपका आइसोलेटेड एटम है, ये भी आइसोलेटेड। अब इनको आइसोलेटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बिल्कुल पास पास नहीं है। ये देखिए दो ईंट है, ये अलग अलग ईंट है। क्यों है? क्योंकि ये पास पास नहीं है। पास पास लोगे तभी तो दीवार बनाएगा, सीमेंटिंग करोगे तभी तो दीवार बनेगा। तो ऐसे ये भी है। तो ए और बी नाम के दो आपके एटम है, तो ये भी अभी इस समय क्या है? आइसोलेटेड एटम है। ये देखिए, ठीक है भाई बच्चों। तो ये देखिए ए और बी दो हैं, आइसोलेटेड एटम है। इस समय यहाँ देखिए एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ये और इसके बीच में जो दूरी रहेगा, ये इन दोनों के बीच में जो दूरी रहता है, इन्हें बोलते हैं बच्चों इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, या इसी को आप स्पेस भी बोल सकते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस, जब दो अलग अलग जो है एटम है उनके बीच की जो है नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस, ये कहते हैं। अभी देखिए, अब जो कुछ होगा, अगर सपोज के लिए अभी तो बहुत सारी दूरियां हैं इनके बीच, क्या अभी कोई सॉलिड फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। ये ऐसा समझिए, एक ईंट यहाँ पर है, एक ईंट यहाँ पर, क्या अभी आपका दीवार बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब मैं इन सारे ईंट को आपस में मिला दूंगा और बीच में सीमेंटिंग कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा दीवार यानी सॉलिड बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एटम और ये एटम, इनके बीच अगर बहुत ज़्यादा दूरी होगा तो कोई भी सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं रहने वाला। अगर मैं ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी इन दोनों को आपस में मिला दूं तो मेरा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब। तो कुल मिला के देखिए बच्चों, अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होगा, यानी अगर नेगलेक्ट के बराबर, यानी कम होने का मतलब अगर नेगलेक्ट यानी शून्य हो जाए तो बहुत सारे आइटम उसके बाद क्या मिल जाएंगे? आपस। ये तो मैंने एक या दो का एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे होंगे। अगर उन सब के बीच की दूरी क्या कर दूं मैं? लगभग नेगलेक्ट कर दूं तो मेरे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा? ये सॉलिड यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप लोगों को एक बात क्लियर समझ में आ गया होगा, यदि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो सॉलिड का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस लगभग जीरो यानी नेग्लिजिबल हो जाएगा तो आपका सॉलिड यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक। तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, यदि एटम के बीच, लिखिए, यदि एटम के बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस को, यदि एटम्स के बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस को रिड्यूस कर दिया जाए, रिड्यूस में से कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया जाए, अर्थात नेग्लेक्ट कर दिया जाए, अर्थात नेग्लेक्ट कर दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो सॉलिड या क्रिस्टल का, सॉलिड या क्रिस्टल ऐसे लिखोगे, यहाँ देखिए, सॉलिड या क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है, सॉलिड या क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर कट समझ में आ गया कि ये कुछ जो भी कहानी है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेस के ही बारे में है। अगर आपको सॉलिड बनाना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो देखिए बच्चों, ये तो एक बताया आपको कि कैसे मैं सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके पास इतनी आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये तो केस फर्स्ट था।
अब केस सेकंड में अब सॉलिड का जब मुझे पता चल गया कि मुझे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट, यानी उन दोनों को बिल्कुल पास पास लेके आना है, तो देखिए फिर क्या होता है केस सेकंड में कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो केस सेकंड देखिए बच्चों, ये केस सेकंड क्या करना है, अभी जो दो एटम थे फिर से वही एटम, ये ए है, ये है ना, ये ए एटम है। सिमिलरली कौन सा एटम था दूसरा, बी एटम था। तो मैंने क्या करने वाला हूं, इनके बीच की दूरी अब लगभग खत्म कर देने वाला हूं, ठीक है, लगभग इनके बीच की दूरी अब खत्म ही करने वाले हैं। तो देखिए ये देखिए लगभग ये देखिए, ठीक है। अब यानी इससे पहले वाले केस देखिए और ये वाला केस देखिए। तो पहले वाले केस में क्या देखा था भाई तुम लोगों ने, पहले वाले केस में देखा ए और बी के बीच की बहुत ज़्यादा दूरी थी, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो इसका मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। जैसे अब मुझे पता चल गया कि सॉलिड का फॉर्मेशन करना है, यानी उनको क्या करना है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करना है, ये देखिए यानी ईंटें आपस में आ गई और उनको सीमेंटिंग कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, यानी दीवार बन जाएगा। तो वैसे ही अब सिमिलरली यहाँ पर भी हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पर तो एक ही क्या दो ही ईंट मिलाने से सॉलिड बन जाएगा, नहीं ना, बहुत सारे क्या मिलाने पड़ेंगे, एटम ईंटें मिलाएंगे। सिमिलरली अगर आपको सॉलिड का फॉर्मेशन करना है तो बहुत सारे क्या करना पड़ेगा, एटम को मिलाना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऐसे ही आपके पास और भी होंगे, आपके पास सपोज के लिए ये सी है, इनको भी आपस में क्या करोगे, इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या करोगे, जितना कम करोगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है भाई बच्चों, आपको तो बस ये समझना है कि भाई सॉलिड का फॉर्मेशन क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो देखिए ऐसे करके आपके पास ये ऐसे और भी एटम होंगे, ऐसे ये देखिए आपका ये क्रिस्टल बनेगा इस प्रकार से, ये बन गया आपका क्रिस्टल, एक सॉलिड आपका इस तरह से बन जाएगा। अगर 3D की बात करूं तो मैं ऐसे करूंगा, ये देखिए 3D की बात करें तो ये आपका 3D के रूप में ले लिया, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये कहता है बच्चों कि अगर आपको सॉलिड का, ये मैं तो अभी सिर्फ इस शब्द का मतलब बता रहा हूँ कि सॉलिड का फॉर्मेशन क्या, तो सॉलिड का जब मतलब है वो ये है कि एटम के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे, यानी नेग्लेक्ट यानी जीरो के बराबर करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो है सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मेरे कहना। और ये आपने समझा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास 3D है, आपका ये कौन सा है, 3D है आपके पास, 3 डायमेंशन ना, 3D का मतलब होता है 3D रिप्रेजेंट डायमेंशन में, ठीक। तो ये आपका बन गया क्रिस्टल या सॉलिड। तो अब इसे कह सकते हो आप सॉलिड या क्रिस्टल, ये आपके पास ये बन गया आपका सॉलिड। तो आई होप अब आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि सॉलिड या क्रिस्टल क्या होता है। अगर आपको कोई सॉलिड पूछे या क्रिस्टल पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नोट करिए फटाफट, फास्ट नोट करिए, कर लिया नोट। चलिए फिर ये तो हो गया हमारा इस वर्ड का मतलब। चलिए अब आते हैं कि हमारे पास सॉलिड का फॉर्मेशन करना है, यानी तो हम तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या करना है, सॉलिड का फॉर्मेशन करना है, यानी सेमीकंडक्टर, इन सारी चीज़ें आपको पहले ही बताया था मैंने। तो इन चीज़ों के बारे में देखिए, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर जो रहते हैं, आपके पास जो पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें 4th ग्रुप के एलिमेंट रहते हैं। अब 4th ग्रुप के एलिमेंट क्या क्या हैं भाई आपके पास, ये ध्यान रखना है, इसको थोड़ा नोट करा लेते हैं। 4th ग्रुप के एलिमेंट में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम और ये टिन। इनकी मेन बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको जो है लगेगा कि जो है, क्योंकि हम लोगों का तो ये पता है कि ये हमने मैक्सिमम बच्चों ने यही पढ़ा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक होते हैं, ये सब ने पढ़कर। तो बच्चों देखिए फिर डाउट ये होगा कि कार्बन में क्या दिक्कत है, ये टिन है, ठीक है, SN को टिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिन। इसमें क्या दिक्कत है, पहला चीज़ तो देखिए इसमें नोट करिए, पहला पॉइंट ये कि आप जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, ऊपर से कहाँ, नीचे, तो ये आपका होता है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और नीचे की ओर आने पर ये कंडक्टर बढ़ता रहता है। यानी आपका ये कहने का मतलब ये है कि सर जो है टिन का जो है कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट रहने वाला है।
अब कार्बन देखिए यहाँ पर इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। हम बताएंगे इसको क्या क्यों ये जो है अर्धचालक की तरह बिहेव। इसके दो अपर रूप होते हैं, एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थोड़ा कंडक्टिविटी दिखाता है और जो आपका डायमंड है वो जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम कार्बन को तो बिल्कुल भी नहीं डालने वाले हैं इस वाले क्वालिटी में। ये कौन सा है? अर्धचालक, सिलिकॉन और टिन का तो कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है। तो अब समझ में आ गया होगा कार्बन को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं। बाद में पॉइंट हम जब आएंगे यहाँ पर, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, और इसके बारे में भी। ये तो ठीक है। तो मेरा मेन जो हो गया अब जो सेमीकंडक्टर का जो दो ही है आपके पास, एक सिलिकॉन है और जर्मेनियम, इसी पर मैं जो है डिस्कस करूँगा। ये फोर्थ, इनके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ जो है ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो जैसे कार्बन से आप टिन की ओर जाओगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होते रहते हैं। कार्बन के दो अपर रूप हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट तो दिखाता है कंडक्टिविटी, लेकिन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन आपके पास डायमंड क्या करता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और ये जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो दो ही चीज़ें में, और इसमें से कौन सा बेस्ट होगा इसके प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो आने वाले क्लास में। लेकिन अभी देखिए, तो अब क्लियर हो गया कि दो ही चीज़ मेरे पास इधर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको नोट कर लिया, ठीक। तो देखिए फिर अब, तो कुल मिला के मेरे पास ये रह गया सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये रह गए मेरे सेमीकंडक्टर। अब देखिए बच्चों, तो इनमें से एक कोई ले लेता हूँ, मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँगा। तो मैं सेमीकंडक्टर की क्या करूँगा? बात करूँगा, और मैं ले रहा हूँ सिलिकॉन। जरा इसके बारे में पहले देखते हैं कि इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसका परमाणु क्रमांक है 14 है, कितना है? 14, ठीक। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही तो होता है ना, ये 2 8 4, यानी SPDF में लिखोगे तो ये होता है। ज़रा देखिए SPDF में क्या लिखोगे भाई? 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, कितना हो गया? 6 2 8 2 10। उसके बाद क्या? 3s2, यही तो होगा ना। उसके बाद क्या होगा? 12 हो गया 3p2। ये देखिए आपके पास 2 और 2 4, ये भी होंगे 6 और 2 8, ये ठीक है। ये आपके पास है, यानी SPDF आपको पता होना चाहिए। S में कितना होता है सब कोष में? 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना होता है? 6। SP, D में कितना है? 10, और F में 14। तो आपके पास इधर, खैर हमें तो यही इतना ध्यान रखिए कि इसमें S में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, P में कितना? 6, D में 10 और F में 14। इतना आपके पास क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है भाई इतना? अब मैं इसी को एग्जाम्पल लेके जो है सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर हो गया इतना? तो अब मुझे बनाना है ये क्या? तो सॉलिड वर्ड का मतलब समझ गए भाई। अब मुझे क्रिस्टल बनाना है, अब यानी सेमीकंडक्टर का यूज करते हुए बनाना है। और मैं किसका यूज कर रहा हूँ? सिलिकॉन का। तो बताइए, जब आप दीवार बना रहे थे सॉलिड, तो बहुत सारे क्या ले रहे थे? ईंट को क्या कर रहे थे? ले जा रहे थे। उसी प्रकार अब मुझे क्रिस्टल बनाना है, तो इसका मैं सॉलिड बनाना, तो मुझे बहुत सारे सिलिकॉन का क्या लेना पड़ेगा? एटम लेना पड़ेगा। तो तभी तो मेरा क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। तो जो अभी A B C D जो भी थे आपके पास, उसकी जगह क्या आ जाएंगे? अब सिलिकॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका सॉलिड तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? इतनी बातें क्लियर है, ठीक। तो देखिए फिर आपके पास सिलिकॉन एटम के बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको केमिस्ट्री से पता होगा कि हाई स्कूल इंटर से, कि अष्टक ने कहा था कि सभी तत्व जो है एलिमेंट तब तक स्थायी नहीं होते जब तक बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके बाहरी कोष में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। 2 और 2 4, यानी यहाँ से भी देखिए 4 है। यानी इसको जो है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट से, तो जिससे कि इसका अष्टक पूरा हो जाए और ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है। यानी कुल मिला के यूँ कहें कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर रहेगा वो ये जो रहेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको याद होगा हाई स्कूल इंटर में क्या पढ़ा था भाई? मेटल क्या बनाते हैं? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और ऐसी सिलिकॉन क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इंसुलेटर क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड आपके पास बनते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको एक एक करके आते रहेंगे आगे वाले क्लास। बहरहाल यहाँ देखिए कि सिलिकॉन है, तो अगर मुझे सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाना है, वो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे सिलिकॉन के क्या लेने पड़ेंगे मुझे? बहुत सारे एटम लेने पड़ेंगे सिलिकॉन के। ये देखिए, ये और इनके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करते रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये तो आपके पास ये बन जाएगा आपका एक क्रिस्टल। किसका क्रिस्टल भाई? बताइए, आप लोगों को क्लियर आइडिया हो गया होगा।
इस समय बना आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल। ये आपके पास, तो अगर आपको पूछे सिलिकॉन सॉलिड क्रिस्टल बताइए तो आप ऐसे उस समय ये सॉलिड क्रिस्टल, तो बहुत सारे आपने क्या कर दिया, सिलिकॉन के एटम को आपस में क्या कर दिया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसका बहुत कम कर दिया, तो आपका ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया, यानी क्रिस्टल बन गया। ठीक है, तो ये तो बात हुई। ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट, ये डायग्राम बनाएं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, तो इतनी बातें जब क्लियर हो गई, तो अब देखिए कि जब सिलिकॉन अकेला है, पहले केस क्या लिया था, जब एक ही आइटम था, जब उसके बाद ज़्यादा था तो क्या हुआ था, जरा देखिए आप कॉन्सेप्ट। और ध्यान रखिए, अभी पता चला कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी स्थायी बनने के लिए अष्टक नियम के अनुसार 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इससे आपके पास। ठीक है, जरा देखते हैं, यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए, चलिए उसी नाम में ले लेते हैं, ABCD के इसी नाम से हम लोग क्या करेंगे, ले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक चीज़ और भी दिख रहा है यहाँ से, क्या दिख रहा है भाई, जैसे जैसे तुम लोग यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हो, जैसे जैसे ऐसे बढ़ रहे हो, क्या चीज़ पता चल रहा है भाई, बताइए जल्दी से। यहाँ पर बताइए एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, हाई या लो, एनर्जी लो। क्यों, क्योंकि एक नाभिक के पास है, अभी तो बताया था शुरू में, नाभिक से जितना दूर जाओगे उस वाले कोष की जो है एनर्जी उतना ज़्यादा हो, एनर्जी हाई। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, आप उसको भी नोट करना है। ठीक, इतनी चीज़ें तो आपके पास क्लियर कट रहना चाहिए, आइडिया की क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, ये आ गया। चलिए फिर अब हम लेते हैं जरा इसके एटम को, उसी एग्जाम्पल में लेते हैं। देखिए, जब सिलिकॉन एटम अकेला है, कितने कोष हैं भाई, 1 2 3 कोष हैं इसके, ध्यान रखिए। तो मान लेते हैं सिलिकॉन एटम है, ठीक है। अब ABCD से ही एग्जाम्पल लिया है इसलिए यही लिख रहा हूँ, ये सिलिकॉन ही है, ये ऐसा ही भी लिख सकता हूँ मैं। कितने बाहर 3, ये नाभिक है, इसके बाहर ये पहले वाले कोष हैं। फिर से देखिए दूसरा वाले कोष है, ये आपके पास यहाँ पर ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे वाले पे है ये आपके पास, ये अकेला है इस समय, ये अकेला है। मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई भी हमारा क्या नहीं बना है, कोई भी हमारा सॉलिड नहीं बना है, सिंगल है बेचारा, अभी आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम है। कौन सा है ये, ए, इस समय सिलिकॉन है आपके पास। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, इस समय ये नाभिक है और जो बाहर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में एक फोर्स लगा होगा। उस फोर्स को मैंने कहा था क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q1 Q2, ये डिस्टेंस मान लीजिए R स्क्वायर, इसी से बधा होता है, ये कहा था आप लोग। इसी फोर्स के कारण ही ये आपका क्या होता है, गोल गोल यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। ये आपके लिए क्लियर है। अगर देखिए, मैं अगर इसका एनर्जी डायग्राम खींचूँ, एनर्जी डायग्राम किसके बीच में भाई, एक तो एनर्जी होगा और दूसरा क्या होगा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अभी बताया था इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है। देखिए जब ये सिंगल है, जरा देखिए इसकी, अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो अभी आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो एनर्जी आपके पास ये है, ये, और ये आपके पास है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये आपके पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को चलो D से नाम देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके पास है। ठीक है, ये अभी ये बेचारा अकेला है, अभी ये बेचारा अकेला है, यानी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कब आएगा कॉन्सेप्ट, जब बहुत सारे लोग होंगे। अभी तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ। अब ये सिलिकॉन अकेला है इस समय। अब देखिए इसके पास कितने हैं भाई, एनर्जी लेवल कितने हैं, देखिए एक एनर्जी लेवल ये है, 2 का, एक ये है। ठीक, ऐसे ही आपके पास ये देखिए 1 1 2 3 4 5 एनर्जी लेवल हैं इसके पास। ठीक है, तो देखिए एनर्जी लेवल सबसे पास कौन सा होगा भाई, अभी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से कोई लेना देना है इसका, अकेला है, कहाँ से आएगा इसका कोई लेना देना। ये देखिए 1, दूसरा आपके पास देखिए 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं इस समय। ये तो है 1 2 3 4 5, ये 5 एनर्जी लेवल है। जरा पहले नाम भी लिख लीजिए, इसका नाम क्या है भाई, 1s स्क्वायर है, उसका नाम क्या है
2s², उसका नाम क्या है नेक्स्ट वाले का 2p6, नेक्स्ट वाले का 3s2 और 3p2। ये आपके पास एनर्जी लेवल है। जरा देखिए उससे आपके पास, तो यहाँ देखिए इसमें 2 एनर्जी स्टेट है, इसमें भी 2 एनर्जी स्टेट है आपके पास, इसमें इस प्रकार से आपके पास, ठीक है, इसमें 2 एनर्जी स्टेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन के, इसमें भी 2 एनर्जी, इसमें 6 एनर्जी स्टेट, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2 एनर्जी स्टेट है इस समय, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ लिख भी देते हैं, थोड़ा पास लिख देते हैं ना, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे, इसलिए 1s², 2s², 2p6, 3s2, 3p2, यही है। यहाँ देखिए यहाँ पर कितने हैं 2 एनर्जी स्टेट, यहाँ देखिए यहाँ भी आपके पास 2 एनर्जी स्टेट, ठीक है भाई। यहाँ देखिए कितना है 6 एनर्जी स्टेट, ये 6, यहाँ देखिए 2 एनर्जी स्टेट, ठीक है भाई। देखिए बच्चों यहाँ देखिए, तो यहाँ S में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में कितना 10, और ये D में, D तो अभी बात ही नहीं, D में 10, सॉरी P में 6 हो सकते हैं, D में 10 और F में 14। तो यहाँ देखिए S है, S 2 के 2 हैं इसमें, इसका मतलब ये पूरा फील्ड है। सिमिलरली ये भी पूरा फील्ड है, ये 6 है तो इसका मतलब पूरा फील्ड है, यहाँ पर 2 है तो ये भी पूरा फील्ड है। क्या ये यहाँ पर कितने एनर्जी स्टेट दिख रहे हैं आपके पास? यहाँ पर देखिए होने इसके तो 6 होते हैं, और यहाँ पर फील्ड कितने हैं 2 ही हैं आपके पास, फील्ड कितने हैं 2, यानी इम्पर्टी कितना है, कितना खाली है 4 है। तो यहाँ देखिए आपके पास, यहाँ साफ दिख रहा है आपको, ध्यान रखिए 2 स्टेट तो इसके क्या हैं फील्ड है, और 4 स्टेट इसके क्या है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना P में, और 4 स्टेट इसके एम्प्टी है, खाली है। अभी आपको बताइए, देखिए 4 स्टेट इसमें खाली है, इसका मतलब अभी आपको बताया था अष्टक रूल के अनुसार कि भाई आपके पास जो है को क्या करना है, इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी साझेदारी करने वाला है आपके पास। तो ये देखिए अभी देखिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये तो अभी अकेला है बेचारा, इससे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा जब दूसरा एटम आएगा इसके पास, यानी उसका ये जो एनर्जी लेवल है इस समय ये आपके पास ये है। ध्यान रखिए सबसे कम एनर्जी इस वाले की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे कम इसकी, फिर उसके ज़्यादा इससे, फिर इससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा इसका। अभी बताया भी था आपको, यहाँ से जाएगा तो एनर्जी लेवल आपका क्या रहेगा। अब देखिए हमें तो सॉलिड का फॉर्मेशन करना है, क्या ये सॉलिड बन गया? बिल्कुल नहीं बना, अभी देखिए अभी बिल्कुल भी सॉलिड नहीं बना। तो यानी ये हुआ और अष्टक भी पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसका अष्टक पूरा करने के लिए और एटम इसके पास लाने होने पड़ेंगे। पास लाने से क्या होगा, इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका अष्टक पूरा होगा, ये स्टेबल रहेगा, और सारे एटम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। ये बात ठीक है, तो ये है, ठीक हो गया। तो लिखिए तो पॉइंट बना के लिखिए, आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम ए के बाहरी कोश में 2 स्टेट फील्ड हैं, सबसे बाहरी वाले सबकोश में 2 स्टेट फील्ड हैं तथा 4 स्टेट इम्पर्टी है। अर्थात अष्टक रूल के अकॉर्डिंग यह सिलिकॉन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट समझते हो, साझेदारी करके जो बनता है ये कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ज़रूरत है इसके पास, इसका मतलब जो ये अकेला लग रहा था तुम लोगों को, अब समझ में आ गया कि इसके पास क्या लाना है, और एटम लेके आना। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया भाई बताइए, ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए इस समय जो इलेक्ट्रॉन जो इसके, मैंने तो एक ही दिखाया है, एक जो इलेक्ट्रॉन है इस पर सिर्फ इसी का फोर्स लगेगा, ठीक है, इसी के जो है नाभिक का फोर्स लगेगा, और ये आपकी क्या है, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है,
ये एनर्जी लेवल ये है, ये एनर्जी लेवल है। और एनर्जी लेवल मैंने पहले बताया कैसे होते हैं आपके पास, डिस्क्रीट होते हैं और उनका वैल्यू जो होता है इंटीजर। बताया था ना, बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड होना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पर। मैंने कहा भी था प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बताया गया था, इसलिए कह रहा हूँ कि प्ले लिस्ट में जाए, एक एक करके सारी चीज़ें देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई इसको जो है ज़रूरत है और लोगों की। अब यहाँ देखिए अस्टक नियम के अनुसार इसको बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके बाद ये देखिए पी वाला पूरा भरा नहीं हुआ, इसको भरना चाहिए। तो क्या करेगा ये, अब जो है साझेदारी करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम तो सिलिकॉन से ही बना रहे हैं, इसका मतलब सिलिकॉन के ही और एटम का ये क्या करेगा, यूज करने वाला है। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन का ही और एटम का यूज करेगा। तो देखिए बच्चों, ये मैं ए एटम लिया था इसका, ठीक। अब ऐसे में और एटम इसके लेना शुरू कर देता हूँ और उनका नामकरण करना देता हूँ। तो ये देखिए एक और लेता हूँ बी, ठीक है, बी सी डी ये सब देखिए। ये आपके पास आ गया। अच्छा पहले देखते हैं इसका, चलिए नामकरण करना देते हैं। बी इसका नाम, इसका सी डी ई, ठीक है, कहीं से भी कोई नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले वो देख लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोश, 2 3 4। अष्टक नियम के अनुसार इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और, तो 4 लोगों से साझेदारी करेगा। ठीक है, 4 लोगों से ये साझेदारी करने वाला है। साझेदारी करने का मतलब ये उनके इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो देखिए यहाँ देखना भाई, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। तो एक इसका लिया इसने, सिमिलरली एक इसका, 2 एक इससे लिया, मैं क्रॉस से कर दे रहा हूँ, 3 एक इससे 4। तो 1 2 3 4 और 4 इसके पास थे ही, तो क्या हो गए, 8 हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए जब साझेदारी कर रहे हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस लगभग क्या हो गया, इनका नेगलेक्ट हो गया है। यानी ये कुल मिला के एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉस वाला दिखाया है वो अन्य एटम का है, डॉट वाला जो दिखा रखा है वो क्या है, खुद का है। ये सिलिकॉन का जो है, तो सारे सिलिकॉन के एटम, बस नाम दिया कि समझने के लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर हो गया। यानी आपके पास ये हो गया। लेकिन यहाँ देखिए अष्टक पूरा हो गया है, सॉलिड भी बन गया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। लेकिन भैया इस वाले डायग्राम में क्या अंतर पड़ा, जरा देखते हैं। अच्छा ये देखिए, बता सकते हो एक चीज़ और, यहाँ देखिए ये आपके पास है, ठीक है। एक चीज़ और, ये ए एटम था, ए की ही बात कर रहे था। चलिए ए एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कोई, ये ए एटम की ही बात चल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, जब तक अभी अकेला था वो, जब ए था ना अभी कुछ देर पहले, ये ए अकेला था ये, तो इस ए पर जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन था उस पर तो सिर्फ ए का ही तो फोर्स लग रहा था, ये लग रहा था, नहीं लग रहा था इस पर, इसके नाभिक का ही क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो देखिए ए वाला जो, देखिए जैसे ही रोटेट करेगा, ये देखिए एक बना देता हूँ डायग्राम, यहाँ ए है, जैसे ए का कोई ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेट कर रहा है सपोज के लिए, रोटेट करेगा तो किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। किसके पास आ गया भाई, सी के पास। यानी बच्चों ये हुआ कुल मिला के कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, अब उस पर सिर्फ ए का ही नाभिक का फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि अब सी के भी नाभिक का फोर्स लगेगा। ऐसी और रोटेट करेगा, डी का भी लगेगा, और रोटेट करेगा, ई का भी लगेगा, और रोटेट करेगा, बी का भी लगेगा। यानी कुल मिला के अब जो यहाँ पर जो फोर्स था उसको कंट्रोल करने वाला ए ही नहीं है, बल्कि कौन से हैं, बी सी डी ई। ये भी आपके पास इसके जो है जो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है उसको कंट्रोल करने वाला है। समझ में आया, इतनी बात क्लियर हुई। तो उसका सीधा सीधा असर कहाँ पर पड़ने वाला है, यहाँ पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो तो देखेंगे। अच्छा यहाँ पर कितने एटम हो गए, यहाँ पर पहले एक एटम था, अब मान लीजिए बहुत सारे एटम हैं, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इस जो एटम है n एटम है। कितने एटम है, n। तो यहाँ लिखते माना n एटम्स है ना, अभी तो 4 5 ही दिख रहे हैं आपको, ऐसे बहुत सारे होंगे n एटम्स है। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़ें।
फिर से देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखिए बच्चों, जब सिलिकॉन का एक ही एटम था तो उसके जो इलेक्ट्रॉन था उस पर जो है सिर्फ वो ए का ही नाभिक का फोर्स लग रहा था। तो आपने एनर्जी डायग्राम बनाया तो ऐसा लगा आपके पास, और यहाँ से पता भी चल गया भाई इसको ज़रूरत है साझेदारी करने की, क्योंकि आपको जो है वो पूरा करना है। अब देखिए, तो आपको समझ में आ गया। तो आपने बहुत सारे एटम लिए, कितने एटम लिए, n एटम लिए, तो सबका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम कर दो, कम करोगे तभी तो साझेदारी करेंगे ना, नहीं तो साझेदारी कैसे करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने सबका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे ही कम करा तो आपके पास अष्टक तो पूरा हो गया सबका, लेकिन एक दिक्कत ये हो गया कि यहाँ पर जो इस पर जो फोर्स लग रहा था उसको सिर्फ ए का ही जो नाभिकीय फोर्स था वही कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो कंट्रोल करने वाले जो फोर्स हैं वो बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है और ई का भी है। ये आपके लिए समझ में आ गया। बहरहाल देखिए, जैसे ये फोर्स लगाएगा तो क्या कर देगा, जो अभी ये दिख रहा था, ये सिर्फ ये दिख रहा था, ये वाला जो अभी सिंगल था, ये बेचारा क्या करेगा, अब टूटना शुरू हो जाएगा। भाई बी भी खींच रहा है, सी भी, डी भी, सबका असर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। क्या कहा भाई मैंने, कि आपके पास इनके नाभिक के फोर्स का भी असर होने के कारण ये वाला जो अभी सिंगल दिख रहा था ये क्या होने लग जाएगा, डिस्क्रीट। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो फोर्स है इनकी दूरी क्या है, पास, यानी जो टूटेगा ये स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग कहते हैं इसे, जो टूटेगा वो टूटेगा तो सही, लेकिन बहुत ही पास में टूटेगा। ये देखिए, ये कोई भी रैंडमली दे दे, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके टूटने लग गया। तो मैं नाम दे रहा हूँ इसको बी सी डी। अब ये सर ऐसा ही क्यों लिखा, भाई कहीं से भी कोई नाम लिख दो, कोई नहीं। तो देखिए ये ऐसे करके स्प्लिट हो गया, टूट गया ये वाला, ठीक है, ये वाला टूट गया, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए तुम लोगों ने इन 4 लोगों का असर आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास एनर्जी लेवल का रेंज प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिए जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर पहले एनर्जी लेवल क्या था भाई, सिंगल था, यहाँ पर इसका रेंज मिलने लग गया, मतलब बहुत सारे वैल्यू प्राप्त होने लगे। इसी एनर्जी लेवल के रेंज को ही, ये जो आपका एनर्जी लेवल का जो ये रेंज है, इसी को बोलते हैं बच्चों एनर्जी बैंड। फिर से देखिए क्या कह रहा हूँ, एनर्जी लेवल है ये, तो ये सब एनर्जी लेवल हैं। तो इनका जो है, अच्छा, जो इनका जो रेंज होगा एनर्जी लेवल का, उसी को ही बोलते हैं एनर्जी बैंड बोलते हैं। देखिए आपका अब मन में एक चीज़ डाउट हो रहा होगा तुम लोगों को, सर जो आपका ब्रेक हुआ ये, कि सर यहीं क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं ब्रेक हुआ, ये आपके मन में ये डाउट जरूर आना चाहिए। तो मैं बता दूं बच्चों, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए जो ये आपका ये टूटना है यानी असर है, ये कब आएगा असर, जब आपके पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये देखिए बच्चों, जब भाई हम चाहते हैं कि साझेदारी हो, कब साझेदारी कब होगा, जब ये दोनों एटम पास हो या दूर हो, पास होगा तो इनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा, कम होगा। तो बताए यहाँ देखिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ क्या है, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ से ब्रेक, ये तो ज़्यादा है तो इसका मतलब साझेदारी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ देखिए कम है तो क्या होगा, यहाँ साझेदारी होगा तो दूसरे का नाभिक का भी असर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यही क्यों हुआ। तो बता दिया मैंने कि भाई इनके बीच का इंटर डिस्टेंस कम था, इसीलिए ये क्या हो गया, इस साइड को क्या हो रखा है, स्प्लिट। खैर बहरहाल इतनी बात तो क्लियर हो गया हम लोगों के पास कि जो रेंज ऑफ ये एनर्जी, ये तो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल, ये रेंज ऑफ, और इस समय देखिए बिल्कुल पास, ये देखिए यहाँ दूर है, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पास है, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ क्या है, एनर्जी लेवल को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। अभी तो इतना, अभी नोट कराएंगे, लेकिन इतना समझ, ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिए ये नोट कर ली, अच्छा अभी सिर्फ समझिए, अभी सिर्फ समझिए आप, ठीक है। अच्छा ये भी है भाई, असर किस किस में होगा भाई, सबसे बाहरी वाले उसमें ही होने वाला है, ठीक। तो यहाँ देखते हैं हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए, तो इसमें तो कोई असर नहीं होने वाला है, ये तो आपके पास ऐसे ही रहा। ये देखिए जो भी असर होगा बाहरी कोश में यही तो है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2, इसी पर ही असर होने वाला, सबसे बाहरी वाला यही है। जो अंदर वाला है उसमें तो कोई असर नहीं होगा। अंदर वाला तो ये था, मैं लिख देता हूँ, अंदर वाला जो ये है, ये वाला, ये तो अंदर वाले जो भी थे मैंने अब उनको सब एक ही लाइन से, इनर सेल जो है, जो इनर सेल है, अंदर वाले सेल हैं, इनर सेल्स, ये इन पर कोई असर नहीं होगा। जब आप क्या करोगे, सॉलिड का अनअफेक्टेड बाय इनर सेल, अनअफेक्टेड बाय क्रिस्टल फॉर्मेशन। जब आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा
तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है भाई, ये आपके पास क्लियर कट आइडिया है। अब बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसी समय क्यों इस समय क्यों क्रिस्टल। अच्छा ठीक, तो 2 एनर्जी स्टेट हैं, 2 स्टेट, ये 6 स्टेट हैं। अच्छा, अगर ये तो एक एटम, अगर ये n एटम का है भाई, 1 रुपये के 2 टॉपी आते हैं तो 2 रुपये के कितने मिले, 4, ऐसे 3 के कितने, 6, ऐसे मिलते रहेंगे। अब n स्टेट है तो कितने हो जाएंगे भाई, बताइए। ये तो आपके पास ये बताए। अब जरा यहाँ से मैं चीज़ों को हटा देता हूँ, बताइए। अब n है तो बताइए, 1 रुपये के 5 टॉपी तो 5 के कितना होगा, इंटू करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास कितने अब इसमें n हो गए हैं, n एटम हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका कौन सा सेल है, S, और ये P, ये आपके पास सब सेल बोलते हैं, शॉर्टकट सेल। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। इसमें P में कितने स्टेट होते हैं, 6 स्टेट होते हैं। देखिए P में मैक्सिमम कितना होता है, 6 ही तो होते हैं, 6 स्टेट्स। और S में कितने स्टेट होते हैं, 2 स्टेट होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्टेट होते हैं। अब बताइए जरा ध्यान से देखिए, ये तो तब की बात थी जब एक एटम था, इसमें 6 स्टेट होते हैं, ये होते हैं, वो फील्ड तो अलग बात थी। ठीक है, अब ऐसी n होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6n हो जाएंगे, इंटू कर दोगे ना, 6n, ऐसे ये होगा तो 2n हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी। अब कहानी क्या था भाई, इस वाले कहानी क्या था, इस वाले में जो वो वाले में थे सारे के सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन भरे थे इसमें, तो 2n, ये 2n जो स्टेट्स हैं पूरे ही इलेक्ट्रॉन से क्या हैं, फिल्ड हैं, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं था, यहाँ पर आपके पास बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर 2n इलेक्ट्रॉन से फिल्ड थे और 4n स्टेट क्या थे, खाली थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2n स्टेट इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड थे और 4n स्टेट इलेक्ट्रॉन से 4n स्टेट क्या थे, एम्प्टी थे। ठीक है भाई, अब n हो गई इसलिए n आ गया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, ये आपके पास। ठीक है भाई, डायग्राम बनाए फास्ट बना लिया। ठीक, अब भाई ये तो लिख नहीं सकते ना, बी सी डी ई, ये तो नहीं लिख सकते हैं। ये तो हम लोगों ने क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था। ये तो क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था तुम लोगों को, बी सी डी। ये तो मैंने अपने तुम्हें समझाने के लिए अपने हिसाब से मैंने एग्जाम्पल। अब देखिए जो फॉरेन राइटर का स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो वहाँ पर जो इसको देखिए इस ढंग से स्प्लिट कर, जो डायग्राम बनाया है इस ढंग से होगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखें, ये तो फिक्स है आपके पास, ये टूट गया ना। देखिए आपके पास ये टूटा तो भागों में बटेगा ना, ये देखिए ये टूटा, ये तो ऐसे बढ़ गया। सिमिलरली यहाँ देखिए ये वाला टूटेगा तो ये भी क्या होगा, अलग अलग भागों में क्या करेगा, बटेगा। ये देखिए बट स्प्लिट होने का मतलब फैलना, अलग अलग भागों में क्या करेगा, फैलेगा। यही मेरे कहने का मतलब है। ये देखिए अलग अलग भागों में क्या होगा, फैल जाएगा। ये देखिए ये था, मैं ज़रा इसको सही करा देता हूँ, सही ढंग से कर देते हैं। तो ध्यान रखिए बिल्कुल, जो ऐसे फैल गया। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दूसरा वाला ये भी स्प्लिट हुआ। अब ये मत कहना सर ये तो आपके पास जो है अंदर अंदर नहीं है भैया, ये दोनों एक ही हैं। ये देखिए बाहरी कोष वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये बाहरी कोष वाले हैं। ये देखिए आपके पास, ठीक है, रेड वाला देखिए नीचे से वो कर रहा हूँ, ये देखिए ये आपके स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे क्या मिला था, अभी देखिए बी सी डी ई करके मिला था, एनर्जी लेवल मिले थे, बहुत सारे रेंज मिल गया था एनर्जी लेवल का। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे करने वाला। ये देखिए ये आपका एनर्जी लेवल ये मिल गया आपके पास, स्प्लिट हो गया ना। ये वाला ए वाला पूरा ही टूट गया बेचारा, ये वाला जो है, ये वाला जो एनर्जी लेवल दिख रहा था ये ब्रेक स्प्लिट हो गए, इतने सारे रेंज मिल गया आपके पास। सिमिलरली ये वाला भी देखिए, ये वाला भी आपके पास ब्रेक होके कुछ इस ढंग से मिल गया है। ये आपके पास इतनी बातें क्लियर होगी भाई, इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास ये आया है इतना सारा। अब देखिए अगर इसको ठीक ढंग से बना दें,
ये देखिए आपके पास एक ये मिलता हुआ दिख रहा है आपको, ज़रा देखिए नीचे देखिए, देखिए इसका लो लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे ये, और एक यहाँ पे ये। तो दो चीज़ें आप लोगों को दिखाई देने लग गया, ये दो चीज़ें आपने ये ऑब्जर्व किया, तो स्प्लिट हो गया है। ये देखिए इससे तो अंदर वाले से तो कोई मतलब नहीं था, ये बाहर वाले स्प्लिट हो गया आपके पास, ये स्प्लिट से बिखर जाना है ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ भी आपके एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी देखिए अलग अलग। अब इस वाले रेंज में देखिए यहाँ पर खाली दिख रहा है आपके पास, ये वाला एरिया देखिए बच्चों, ये वाला आपका देखिए, ये वाला एरिया पूरा ही खाली दिख रहा है, पूरा ही क्या दिख रहा है, खाली। ये वाला ये ठीक है, ये वाला पूरा ही आपको खाली दिख रहा है इस, ठीक। अच्छा, इनका नामकरण भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए ये वाला इसको नामकरण करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से समझिए, इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसे आप बोलते हैं, ये देखिए इसे देखिए वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। अब जहाँ पर ये खाली दिख रहा है, कोई भी एनर्जी नहीं है, इसे बोलते हैं भाई, यहाँ पर लिख दे, कहाँ पर लिख दे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका जो है मिसमैच हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला, ये। इसे देखिए ज़रा अलग पेन से लिखते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। अब जो आज तक आप लोग सुनते थे कि भैया कैसे एनर्जी बैंड कैसे बनता है, और उस एनर्जी बैंड में कंडक्शन बैंड कैसे बनता है, और वैलेंस बैंड में कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल ही क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपके पास। क्लियर है भाई इतनी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए एक बात तो क्लियर है यहाँ पर, देखिए जो आपका ये बैंड ऑफ, ये रेंज ऑफ एनर्जी लेवल है वो कैसे हैं, क्लोजली स्पेस्ड हैं, देखिए बिल्कुल पास है। और जो आपके पास एनर्जी लेवल होते हैं क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये तो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी, लेकिन आपके पास स्प्लिट होने के बाद ये वाला जो चीज़ें हैं, जो एनर्जी बैंड हैं जो बन रखे हैं आपके पास दो टाइप के, एक का नाम क्या देते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोला जाता है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ज़रा देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चीज़ें देखिए आपके पास। ये वाला S वाला था 2n स्टेट थे, अभी देखिए 2n स्टेट, यहाँ देखिए ये P है। अब देखिए यहाँ पर 2n तो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ये टूट गया, अब ये वही बचाने की दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये टूट गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, नॉर्मल इंस्टेंट में ज़्यादा एनर्जी तो होता है नहीं, एनर्जी ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर क्या करेगा, जंप करेगा। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो सारे के सारे कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 थे, और 4 खाली थे। टोटल कितने स्टेट हैं जरा देखिए, 8 थे, 6 और 2 8 स्टेट। 8 स्टेट में से कितने स्टेट भरे हुए थे, 4 भरे हुए थे, 2 S में भरे थे, 2 P में। लेकिन जैसे टूट गया तो वो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इतनी है नहीं कि वो सीधे ही क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से दो इसके और 2 ऊपर वाले के, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में आ गया आपके पास 4n, 4n, ध्यान रखिए 4n इलेक्ट्रॉन। इसमें आ गए क्यों, तो कितने स्टेट, 4 स्टेट। अब कितने स्टेट रह गए, टोटल कितने थे, फिर से देखिए 6n और 2 कितने, 8 स्टेट। अब ये मत सुना सर इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, भैया ये 2 तब होते जब ये वाला होता है ये। अब ये तो टूट गया ना, बहुत सारे उसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर, और नॉर्मल कंडीशन है, इतना एक्साइटेड भी नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधे जंप कर दे ऊपर। तो इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी यहीं हो गए, तो कितना, 2 और 2 4 ही हो गए। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ नहीं होंगे, टोटली तो 4 थे, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी कितना होगा, यहाँ पर ऊपर वाले में बताए ये 4n जो स्टेट है, ये वाला, ये 4n स्टेट पूरा का पूरा क्या हो गया, इम्पैक्टिव हो गया। यानी ये आपका 4n स्टेट, ये आपका क्या हो गया, इम्पैक्टिव हो गया, ये आपके पास। और 4n इलेक्ट्रॉन
और 4n ही इसमें क्या होंगे, स्टेट होंगे। तो अब बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये 4n है भाई, 4n स्टेट, 4n स्टेट, ठीक है। इतनी चीज़ें, तो कुल मिला के बच्चों यहाँ से दो चीज़ें देखने को मिल रहा है भाई, दो चीज़ें दिख रहा है। कंडक्शन बैंड था, जो बैलेंस बैंड है, उसके बीच में क्या है आपके पास एक गैप होता है जिसे क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी वाला होता है और बैलेंस बैंड क्या होता है, लोअर एनर्जी वाला। जनरली कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। और दूसरा बैलेंस बैंड होता है वो पूरा ही जनरली क्या होता है, पूरा ही क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास क्लियर रह गई। अब हम तो बात कर रहे थे सिलिकॉन की। आई होप कि ये अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब तक ये समझ में नहीं आता तुम लोगों को, तब तक आपको खाली पॉइंट लिख के अगर लिखा भी देता तो कोई फायदा नहीं होता। तो कम से कम इतना तो पता चला कि एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड क्या होता है भाई, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्या, बैंड, एनर्जी बैंड। और एनर्जी बैंड कैसे होते हैं, ये देखिए क्लोजली स्पेस होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली स्पेस। और ये एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, क्लोजली होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, अलग अलग। ये क्लोजली स्पेस नहीं होता, ये आपका एनर्जी लेवल है ये आपके पास ये। तो जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करोगे तो आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, एनर्जी बैंड बनेगा। जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दूर करोगे तो ये क्या बनना है आपके पास, ये देखिए आप यहाँ आ रहे हो तो क्या बनना है, एनर्जी लेवल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ पहले ये बताइए, इतने अच्छे से आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए आपके पास। और दूसरा क्या बताया मैंने कि कंडक्शन बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, बहुत कम होंगे, या आपका खाली रहेगा। लेकिन वैलेंस बैंड में आपका जो है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लगभग लगभग पूरा भरा होता है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब मन में डाउट हुआ क्यों नहीं होंगे, तो बताया था बोहर मॉडल में, कहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। यानी क्वांटाइज्ड होने का मतलब उसमें इंटेजर वैल्यू होना चाहिए। अब क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़, ठीक है। ठीक है ना, लिखिए फटाफट, ड्रॉ करिए भाई फटाफट। और एक चीज़ और भी लिख लीजिए, हम तो सिलिकॉन की बात कर रहे थे तो एक नोट करके यहाँ भी लिख ही लेते हैं, नोट करके लिख ही लेते हैं। सिलिकॉन का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का जो रेंज होता है बच्चों, वो जनरली ये आपको पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसे। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10, ठीक है। ये 1 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जहाँ पर आपको ये फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है, इतना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है सिलिकॉन का। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सिलिकॉन का। बताए इतनी चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई, पहले ये बताया मुझे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म होता है, सबसे मेन चीज़ ये है। दूसरा उसके बाद कंडक्शन बैंड कैसे बना, और फॉरबिडन एनर्जी बैंड का, और क्या होता है वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड कहाँ है, नीचे ही, ये आपके बैलेंस बैंड मतलब बाहरी वाला। कंडक्शन बैंड आपका क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास क्लियर रह गए। और जनरली आपके पास कंडक्शन बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। वैलेंस बैंड में आपके पास या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जनरली ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक एक करके आप चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, ठीक। नोट हो गया, चलिए ये भी नोट करिए भाई, ये भी। चलिए फिर भाई अब देखिए चीज़ों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। लिख लिया भाई, चलिए फिर लिखिए, फर्स्ट हेडिंग लिखिए, जो पढ़ रखा है उनको बस हम नोट कर रहे हैं हम लोग। अब समझ में आ गया हम लोग, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। फर्स्ट हेडिंग लिखिए एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। क्या भाई साफ दिख रहा है। एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। यहाँ पर जो होता है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, इस एनर्जी लेवल में क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। यानी क्या होता है आपके पास, इंटीजर वाला वैल्यू होता है, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में, ऑर्बिट ऐसा लिखिए भाई, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में मूव करता है वह उस ऑर्बिट का एनर्जी पजेस करता है, यानी ये समझिए बच्चों, पजेस में से रखेगा, अरे भाई ये पजेस, अगर किसी ऑर्बिट का एनर्जी 10 है, अगर 10 है एनर्जी, ठीक है, सपोज के लिए मान लेते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी भी कितना होना चाहिए, 10, ठीक है, तभी उसमें क्या करेगा, घूमेगा। आपको बताया भी था कि अगर आपको एनर्जी जोड़ोगे या क्या करोगे, दोगे या घटाओगे, तो वो क्या होगा, एनर्जी लेवल उसका चेंज होते रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन तभी किसी एनर्जी लेवल में मूव करेगा जब उस इलेक्ट्रॉन के पास उस एनर्जी लेवल का क्या होगा, एनर्जी होगा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसी के नीचे पॉइंट बना के, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी इनर ऑर्बिट से ज़्यादा होता है, थर्ड पॉइंट एक और लिख लेते हैं इसी में। भाई हमारे पास अगर किसी भी एलिमेंट का फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी अगर हमें पढ़ना है, ठीक है, अगर डिसाइड करना है फिजिकल, केमिकल या कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो बताए कौन सा वाला जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो सबसे बाहरी वाले होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट से उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही मटेरियल के फिजिकल, ऐसा लिखिए फिजिकल कॉमा केमिकल तथा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख लिया। एक और पॉइंट जो यहाँ से सीखा कि भाई एनर्जी लेवल क्या होता है, कि यदि आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, फिर से देखिए, यदि आपके पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को ध्यान से देखिए बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, आपके पास एनर्जी लेवल बनेगा, या आपके पास एनर्जी लेवल बनेगा या एनर्जी बैंड बनेगा, बताए क्या होगा, क्या कहा मैंने, अगर इस साइड जाओगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर आओगे तो क्या बनेगा, एनर्जी लेवल, अगर कम करोगे तो क्या बनेगा, एनर्जी बैंड बनेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखिए, यदि एटम के बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या बनेगा, एनर्जी लेवल प्राप्त होता है। अगर एनर्जी लेवल प्राप्त होगा तो वो सॉलिड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपका सॉलिड बनाने के लिए मैंने कहा था कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तथा सॉलिड का फॉर्मेशन, उसी से आगे तथा सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया किसके बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में। ये है एनर्जी लेवल, ये लोग, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है हेडिंग लिखिए, एनर्जी एनर्जी बैंड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बैंड भी बोलते हैं या एनर्जी बैंड बोलिए, आपकी मर्जी, एनर्जी बैंड, या कोई सिंपली ऐसे भी बोलते हैं, बैंड भी बोलने लग जाता है, तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड क्या है भाई, एनर्जी बैंड ये देखिए, रेंज ऑफ क्या, एनर्जी लेवल को ही क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही क्या बोलते हैं, बताइए, एनर्जी बैंड। तो लिखिए यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, रेंज ऑफ
एनर्जी लेवल को ही रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही एनर्जी बैंड कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेंज ऑफ, ये देखिए ये रेंज जो लाल वाले दिख रहे हैं, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस समय ये क्या होगा, ये आपके पास सॉलिड होगा या नहीं होगा, होगा। इस समय देखिए आपके पास ये डिस्टेंस कम हो गया ना, तो ऑब्वियसली सॉलिड रहेगा इस समय आपके पास, क्या रहेगा, सॉलिड। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि किसी सॉलिड में, दूसरा ऐसा भी कह सकता हूँ, किसी सॉलिड में रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल लिखिए, अर्थात किसी भी सॉलिड में, अब सॉलिड वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ समझ गए, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, कम कर दिया। किसी भी सॉलिड में रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही, रेंज ऑफ एनर्जी लेवल को ही एनर्जी बैंड कहते हैं। ठीक है भाई, सॉलिड भी फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी बैंड भी बन गया आपके पास। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ से नेक्स्ट देखिए, ये नोट पॉइंट रहेगा आपके में, ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा आपके पास, अगर आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, जरा देखिए, बढ़ा दे रहे हो, ये देखिए बढ़ा दे रहे हो, तो क्या बन रहा है, यहाँ देखिए ये आपके पास एनर्जी लेवल, तो क्या मिलेगा आपको, रुकिए, अगर इसको आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट, ये सूचित करता है कि आपका क्या बनना है, एनर्जी लेवल बनना है। ये हो गया। अगर आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या बनना है भाई, ये कम कर दिया तो क्या बनना है, ये आपके पास एनर्जी बैंड बनना है। क्या बनना है, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। चलिए नोट करिए इनको, आप ये चीज़ें तो क्लियर हो गई आपके पास, फास्ट करिए। ठीक, आप ये समझिए, ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स से एक गड्डी होता है आपके पास, वो जो, तो उसमें पास होते हैं, तो वो क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया, बैंड हो गया आपके पास। ये समझिए आप इसका, यानी आपके पास जो डिस्क्रीट है एनर्जी, ये देखिए ये भी एनर्जी लेवल तो है, लेकिन ये डिस्क्रीट है, लेकिन पास है, इसके रेस्पेक्ट में तो पास ही हैं। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये मैं यूँ कहूँ कि क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ही आपका क्या है, एनर्जी बैंड है। क्लोजली स्पेस, यहाँ देखिए ये एनर्जी लेवल ये भी है, लेकिन ये क्लोजली स्पेस्ड नहीं है। ये बार बार इस वर्ड पर फोकस कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पास है, क्लोजली स्पेस में तो बिल्कुल पास है, यहाँ पर बिल्कुल पास नहीं है, इसलिए आपका एनर्जी लेवल ही रहा। यहाँ पर देखिए ये तो एनर्जी लेवल ही था, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, पास है बिल्कुल, तो ये आपका बन गया एनर्जी बैंड। क्लियर हो गया। जैसे ताश के पत्ते होते हैं, ताश के पत्ता जो उठाइए वो उसमें सारे पत्ते हैं उसमें, तो वो बिल्कुल पास रहते हैं, तो वो आपका एनर्जी बैंड बनाएंगे। तो ठीक है, तो एनर्जी लेवल जब आपके पास क्या होंगे, डिस्क्रीट है और बिल्कुल पास है, क्लोजली स्पेस है, तो वो आपका क्या बनाएंगे, एनर्जी बैंड बनाएंगे। बार बार इन चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, लिख लिया भाई इतना। तो ये तो ध्यान रखना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ाओगे तो एनर्जी, ये नोट करना है फटाफट। चलिए इतना तो आपने नोट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इसी में बिल्कुल जो हमने पढ़ा है उसी की बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, लिखिए डैश करके लिखिए। किसी भी एटम, ये तो सबको पता ही है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई स्कूल इंटर से पढ़ता है। किसी भी एटम के सबसे बाहरी वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट कैसे लिखोगे बच्चों, ये किसी भी एटम के आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर एक तुम्हारा ये भी आ गया था वैलेंस, ये लिख लिया। अब लिखिए इसी में दूसरा हेडिंग लिखिए, वैलेंस क्या बना था, ये बैंड, वैलेंस बैंड लिखिए हेडिंग नेक्स्ट, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, ठीक है। तो देखिए जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो जो है इस वैलेंस जो आपके पास बैंड है उसके एनर्जी को क्या करेगा, रखेगा। भाई मेरे पास अगर मेरे पास कंडक्शन बैंड वाले का एनर्जी होगा तो मैं क्या करूँगा, कंडक्शन बैंड में होगा। अगर मैं सपोज के लिए इलेक्ट्रॉन हूँ, अगर मेरी एनर्जी क्या है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बराबर है तो मैं यहाँ पर रहूँगा। अगर मेरा एनर्जी क्या है, वैलेंस बैंड के बराबर है तो मैं इस वाले वैलेंस बैंड में रहूँगा। यही तो बात हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंस एनर्जी बैंड के एनर्जी को रख रहा है तो वो आपका कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर। तो लिखिए वैलेंस बैंड करके डैश करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा जो रेंज ऑफ एनर्जी को, जो रेंज ऑफ एनर्जी को पजेस किया जाता है, अभी लिखाया था पजेस किया जाता है, रखा जाता, पजेस में से होना, पजेस किया जाता है, उसे ही मतलब उस एनर्जी का जो वो है, ठीक, लेवल, उसे ही वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इसी में आ गए थे। यानी आपके पास जो वैलेंस बैंड है वो क्या है, पूरा ही लगभग पूरा क्या है, भरा होता है। पॉइंट 2 लिखिए, वैलेंस बैंड, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बिल्कुल यहाँ देखिए, बिल्कुल फौरन, वैलेंस बैंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में से क्या होता है, ग्रहण करना, किसके द्वारा ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है, ये लिखा है, वैलेंस बैंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है। तीसरा देखिए, वैलेंस बैंड क्या है, या तो पूरा फिल होगा या पार्शली होगा, लेकिन या हाफ फिल्ड होगा, लेकिन खाली कभी भी नहीं होगा। लिखिए वैलेंस बैंड या तो वैलेंस बैंड, तीसरा पॉइंट, वैलेंस बैंड या तो फुल फिल्ड होता है, फुल फिल्ड या तो पूरा भरा होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने पूरा भरा हुआ दिखा, ये सिलिकॉन के लिए हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कम भी हो जाए किसी और एटम के लिए, सिलिकॉन के लिए कहा है, ठीक है। या तो फुल फिल्ड होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, कम ही, ठीक है, या पार्शियली फिल्ड होता है, या हाफ फिल्ड होता है, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं। तो वैलेंस बैंड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के एनर्जी को रखता है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। जितने भी एनर्जी आएगा, एनर्जी का लेवल आएगा, उन सबको मिला के बैलेंस क्या बनेगा, बैंड बनेगा। और इसमें देखिए आपका इलेक्ट्रॉन जो है या तो पार्शली फिल्ड होंगे या फुल फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड, लेकिन ध्यान देखिए कभी भी खाली फील्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें तो लिख लिया। अगर मैं इसको देखिए, इसी को थोड़ा, इसी चीज़ को अलग से बना दूं, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से देखना, इसी चीज़ को अलग से बना दूं। ये देखिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड है ये वाला, और नीचे वाला क्या है, ये आपके पास वैलेंस बैंड। और दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में बताइए क्या है आपके पास, एनर्जी गैप है आपके पास, ठीक है। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम लेवल तक है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा फिल है आपके पास,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम लेवल तक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे है, इसके ऊपर तो बैलेंस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। यानी आपके पास ये वाला वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से मैक्सिमम है, यहाँ से नीचे की ओर जाओगे तो क्या होगा, ये आपके पास ये है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, ये वाला, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी आप यूँ कहे कि सर यहाँ पर ई मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, किसके लिए, वैलेंस पर, यही तो बात है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपने ये लिखा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गया। हाँ, ये हो गया भाई, ये नोट करिए, फिगर बनाइए, आपको बस इसी को इसमें समझा दिया मैंने, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास होंगे, यही बात कहा गया है यहाँ पर, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यानी आपके पास ये जो ई है एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो वैलेंस बैंड के लिए ये वाला जो एनर्जी होगा इस वाले पॉइंट में वो मैक्सिमम होगा, इसके नीचे आपका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आपको पता ही है यहाँ पर देखिए एनर्जी नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होगा, घटते रहता है, घटते रहता है, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, जब ये समझ में आ गया कि सर ये तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा वैलेंस बैंड में, और नीचे की ओर जाओगे तो एनर्जी घटेगा। अब बच्चों एक और चीज़ लिखिए, हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था कंडक्शन। नेक्स्ट लिखिए बच्चों, नेक्स्ट लिखिए कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये वाला, ये वैलेंस बैंड हो गया। इसी को अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। बताए क्या सीखा भाई। तो जो भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा उसके द्वारा जो भी एनर्जी पजेस कर रहा होगा वही एनर्जी मिलके क्या बना रहा है आपका, ये देखिए क्या बना रहा है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कंडक्शन बैंड में जो भी क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में जो भी आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, उनके द्वारा जो भी एनर्जी पजेस कर रहा होगा उन्हीं के एनर्जी से मिला के, एनर्जी लेवल को मिला के तो क्या बनना है, ये कंडक्शन बैंड मिला। लिखिए फिर, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कंडक्शन बैंड ये लिखा है, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन द्वारा, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो कंडक्शन बैंड में हो, यहाँ तो दिखाया नहीं है, ठीक है ना, और कोई एटम होगा तो वहाँ तो होगा ही ना, लेकिन जो भी होगा बहुत कम होंगे, ठीक। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन द्वारा जो रेंज ऑफ एनर्जी को, देखिए रेंज वर्ड यूज करना ही है क्योंकि रेंज मिल रहा है, तो रेंज ऑफ एनर्जी को पजेस किया जाता है, जो रेंज ऑफ एनर्जी को, रेंज वर्ड क्यों कर रहा हूँ समझ में गए ना, ये देखिए रेंज ऑफ एनर्जी को पजेस किया जाता है, उसे ही कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है। क्लियर कट आइडिया हो गया हम लोग के, बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये चीज़ें समझ लिया कि ये इतना अच्छे से आपको समझा दिया कि कहीं मैक्सिमम लोग तो ये बताते भी नहीं है, मैं तो आप लोगों को अच्छे से डीप नॉलेज हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए कि मेरा एम ये है कि तुम लोग अच्छे से जानो चीज़ों को, खाली रटो ना, इसलिए मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ। नंबर 2 लिखिए, नहीं तो मैं सीधे ये पॉइंट लिखा देता पहले से जो अब लिखा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे भी मज़ा नहीं आता लिखाने में और तुम्हें भी पढ़ने में नहीं होता, ऐसा लगता खाली किसी बुक से टेप दिए ऐसे हो जाता, पूरा एक्सप्लेन कर दिया तो अब चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। अब मैंने क्या कहा था बच्चों, यहाँ तो कोई खाली है इसमें, लेकिन कोई और आइटम हो वहाँ पर हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो लिखिए कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी में से खाली, या तो एम्प्टी हो सकता है, या पार्शियली फिल्ड हो सकता है, या पार्शियली फिल्ड हो सकता है, या हाफ फिल्ड हो सकता है। लेकिन क्या कभी फुल फिल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे वैलेंस बैंड हमारा कभी भी खाली नहीं हो सकता, वैसे ये भी आपका कभी भी फुल फिल्ड नहीं हो सकता। क्या लिखा, कंडक्शन बैंड या तो क्या हो सकता है, कंडक्शन एम्प्टी हो सकता है, या आपका हाफ फील्ड हो सकता है, या पार्शियली फील्ड हो सकता है, परंतु लेकिन लिखिए, लेकिन फुल फील्ड नहीं हो सकता है। फुल फील्ड में से पूरा भरा हुआ, लेकिन फुल फील्ड नहीं हो सकता है। फील्ड जरा ठीक से लिखिए, फुल फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। बताएं, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, आप यहीं पे देखिए,
अगर मैं ऐसे जैसे फिगर अभी बनाया था वैसे ही बना दूँ, ये देखिए ये ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे क्या है, ये देखिए कंडक्शन बैंड है, ये क्या आपका वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा, ये देखिए ऐसे जाएंगे। अब इसमें तो नहीं है ना इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर की ओर ही होंगे, ये तो खाली वाला है, जैसे अभी नीचे की ओर था, नीचे था इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होगा, यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, नाभिक से जो जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतना ही क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ देखिए इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये वाला जो एनर्जी होगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इस समय, ठीक है। अभी बताया था ये आपके मिनिमम आपके पास, ठीक है। तो ये आपका लोवेस्ट एनर्जी होगा, ये लोवेस्ट एनर्जी। और यहीं पर कुछ देर पहले क्या बना था, ऐसे करके बना था, यही इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी हो गया था, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम बनाए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। याद करिए उस दिन जब आपने फ्री इलेक्ट्रॉन कब आया था, जब एक फोर्स लगाया था, 3 टाइप के फोर्स अप्लाई किया था, याद करिए क्या क्या फोर्स लगाया था, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया था, वोल्टेज लगाया था, टेम्परेचर था, आपका एलईडी लाइट और ये फोटोन के लगाया था। तो आपका जो बाहरी कोर से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया था, इंटर एटॉमिक स्पेस में जो रहा था वही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और आज ये देखिए जो कंडक्शन बैंड का जो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को ही तो क्या कहते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिखिए फिर यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ये बना लिया, पहले बताए ये बन गया, ठीक, ये बन गया तो नीचे लिखिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कभी पूछेगा बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर आपको पूछे बताए कि कौन सा वाला बैंड जो है लोएस्ट फील्ड है, यानी आपको मैं कहूँ कौन सा ऐसा बैंड है जो आपके पास लोएस्ट अनफील्ड है, कौन सा है भाई, लोएस्ट में से कम अनफील्ड, ये ध्यान से रखें, मैं कह रहा हूँ लोएस्ट अनफील्ड बैंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए कंडक्शन बैंड, नेक्स्ट लिखिए कंडक्शन बैंड लोएस्ट कैसे लिखोगे बच्चों, लोएस्ट अनफील्ड बैंड होता है, लोएस्ट अनफील्ड बैंड होता है, ठीक है। हम लोग का सारी चीज़ें क्लियर हो गए। अब इनके बीच का जो ये गैप है, ये इसको क्या बोलते हैं, कहा था जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं थे। अब ये वाला एरिया क्या कहलाता है, मैंने कहा था नाम जो टेक्निकल वर्ड दिया था वो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा था। लिखिए हेडिंग लिखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये आप ईजी नाम से लिखिए, किस नाम से लिखोगे बच्चों, ईजी एनर्जी गैप। ये तो आसान है, अभी बताया भी था आपके पास। अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या आपके पास ऊपर कंडक्शन बैंड, ये क्या है वैलेंस बैंड, इनके बीच का ये इनके बीच का गैप ही तो आपके पास क्या है, एनर्जी गैप, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के, देखिए कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच के सेपरेशन को ही, सेपरेशन में से दूरी को, के बीच के सेपरेशन को ही फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा बताए इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी या इसकी, नाभिक के पास कौन है, ये या ये नाभिक के पास है तो इसकी एनर्जी कम, ये नाभिक से दूर है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा। अभी बताया था -13.6 अपॉन n स्क्वायर से हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, Eg का यहाँ पर फॉर्मूला जो आएगा, अब ये नहीं कहोगे सर Vb माइनस Cb, ये ज़्यादा है बच्चे, तो आपके पास ये माइनस ये,
आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये तो ठीक है। अगर लिखना है इसे टेक्निकली तो कुछ ऐसा लिख दीजिए, एनर्जी के टर्म में लिखिए माइनस, ये देखिए कंडक्शन, C फॉर कंडक्शन, V फॉर वैलेंस बैंड, ऐसे लिखिए आप लोग। दूसरा क्या बताया था, ये वाला एरिया क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी लेवल तो है नहीं, यानी एनर्जी लेवल तो है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं एनर्जी लेवल में होता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। बोहर ने यही कहा था, यहाँ पर दिखा नहीं रखा है मैंने वो वाला एनर्जी, वो होंगे तो सही लेकिन मैं दिखाया नहीं है। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरबिडन एनर्जी गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पूछे आपसे क्यों नहीं कर सकते तो सीधा सा आंसर दोगे कि क्योंकि आपके पास, वो पूछेगा पहले तो कि इसमें एनर्जी लेवल होगा नहीं होगा, होगा तो कहेगा इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब कहोगे क्योंकि इस एनर्जी लेवल का जो एंगुलर मोमेंटम है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग वो क्वांटाइज्ड नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सीधा सा रीजन आपको देना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, वहां पर लिखिए किसी भी सॉलिड का कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप में, फॉरबिडन एनर्जी गैप में एग्जिस्ट, फॉरबिडन एनर्जी गैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रीजन मैंने आपको बता दिया तो अब कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये नाभिक है, इसको ज़रा हटा देते हैं। ठीक है ना, नाभिक आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, ये नाभिक है आपके पास, न्यूक्लियस है। ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, ये आपका नाभिक है और ये कंडक्शन बैंड, यही है। मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया। अब ये हर समय ऐसे तो नहीं बनाओगे ना, ठीक है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ये तो पढ़ने के लिए बनाए हैं, लेकिन ओरिजिन ऐसे हुआ था, इतना क्लियर कट समझ में आ गया। ये नाभिक है बच्चों, नाभिक के पास वैलेंस बॉन्ड रहेगा और कंडक्शन बैंड बहुत दूर रहने वाला है। ठीक, अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, मुझे बताना है, अगर ये जो एनर्जी गैप है, ज़रा बताना मुझे, बिल्कुल कॉमन है, एनर्जी गैप को मैं बढ़ा दूँ, ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा देखना, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, सपोज के लिए यहाँ कर दूँ मैं, ठीक है, ये देखिए आपके पास ये आ गया आपका नया वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास, इसका मतलब नाभिक से इसकी दूरी ज़्यादा है या इसकी, इस वाले की ज़्यादा है और इसका कम है। इसका मतलब नाभिक का जो फोर्स लगेगा, इस वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, उसको ज़्यादा टाइटली क्या करेंगे, बांधे रखेंगे। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, अब एनर्जी गैप ज़्यादा है यहाँ पर कम है, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही टाइटली क्या होगा, यहाँ पर फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर। ये देखिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक, नाभिक तो आपका क्या होता है, धनावेशित रहता है आपके पास। तो आपके पास कहने का मतलब है कि एनर्जी गैप को बढ़ा दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा, ये बात मैं कहा। अगर कम कर दिया जाए तो बच्चों ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो नाभिक का फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो लिखिए फिर पॉइंट लिखिए। तो 2 पॉइंट तो हमने यहाँ से सीखा। लिखिए, यदि एनर्जी गैप को इंक्रीज कर दिया जाए, यदि एनर्जी गैप को इंक्रीज कर दिया जाए, यदि एनर्जी गैप को इंक्रीज कर दिया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली या लूजली, टाइटली क्योंकि ये इसके पास आ गया, न्यूक्लियस से टाइटली कैसे लिखोगे बच्चों, ये टी, यहाँ देखो टाइटली बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, यदि एनर्जी गैप को कम कर दिया जाए, अब यहाँ पर आ गया, देखिए ये देखिए अब यहाँ पर आ गया ये, तो ये देखिए कम कर दिया ना आपने। यदि एनर्जी गैप को कम कर दिया जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली होगा या टाइटली, लूजली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाभिक से, न्यूक्लियस से लूजली कैसे लिखोगे, याद करो, लूजली
बाउंड होता है, बाउंडेड होता है। समझ में आया भाई? इतने अच्छे से आपको समझा दिया, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ऐसे समझाया जाएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल में सर्च करो इतना डिटेल में और इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा सीक्वेंस वाइज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो है एक एक चीज़ें अगर आपको सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाके सारे चीज़ों को जो है ऑर्डर में जो है पढ़ना है, ठीक। अगर टाइम पास करना है तो देखते रहिए, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक है भाई। अब देखिए, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भाई हमें तो क्या करना है, कंडक्टिविटी कराना है। कब होगा? जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, यहाँ पर, बीच में तो आएगा नहीं, वो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फॉरबिडन है। तो बताइए कि अगर आप चाहते हो किसी इलेक्ट्रॉन को पुश करना चाहते हो, कहाँ पर? वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में। बैरियर कौन है? एनर्जी, ये गैप। इसके पास सपोज के लिए 5 है ये, ठीक है, इसकी एनर्जी 5 है और इसका जो है इसके पास है 4। इसमें मैं कितना ऐड कर दूं कि ये ऊपर चले जाए, 5, और इसकी एनर्जी को ऐड कर दूंगा तो ये अपने आप कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पुश करना है तो इसका मतलब आपको कितना एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी उसको देना पड़ेगा, तभी कहाँ जाएगा वो? कंडक्शन बैंड। नहीं समझे क्या? यहाँ देखिए, देखिए बच्चों, कंडक्शन बैंड की एनर्जी है 15। कितनी एनर्जी है? 15। ये 10 है, दोनों के बीच में कितना है? 5। बताए, ये 10 है बेचारे के पास, ये 10 एनर्जी है। अगर ये बेचारा चाहता है मैं 15 आऊँ तो इसमें कितना ऐड करोगे? 5 ही तो ऐड करोगे। और यही 5 तो क्या है आपके पास? एनर्जी गैप की एनर्जी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहते हो तो आपको कितना एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा? 5। और यही 5 तो क्या है आपके पास? एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर, यदि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, लिखिए, यदि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में, यदि वैलेंस बैंड के एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पुश करना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। दोगे ना इसको? एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तभी तो एक्सटर्नल एनर्जी देना होता है। अब मन में ये डाउट होता है कि सर कितना एनर्जी दे एक्सटर्नल, तो सीधा सा रीजन है किसका? जो रोक रहा है कौन है? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दोगे, एक्सटर्नल एनर्जी देना होता है। तथा यह एक्सटर्नल एनर्जी, लिखिए, तथा यह एक्सटर्नल एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के, फॉरबिडन लिखा था बच्चों यहाँ पर कहीं पर फॉरबिडन, चलिए अब तो आ ही गया होगा इतनी बार। फॉरबिडन एनर्जी गैप के, तथा यह एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बराबर मस्ट होना चाहिए। देखिए, एक शुड होता है, एक मस्ट, तो मैं यहाँ पर मस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मस्ट कह रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखिए मस्ट, इतना एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया भाई बच्चों? इतनी चीज़ें बताए, पहले ये चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई? हो गई ना? ठीक, इतना अच्छे से समझा दे यार, अब तो कहीं पर कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो आज तो आपने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब देखिए, अब तुम्हारे मन में फिर वही घुमा फिरा के दो चीज़ें फिर से आ गई, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। भाई हमने तो सिलिकॉन को लेके किया था, अब जर्मेनियम है। अब सारी कहानी जब समझ में आ गई तो एनर्जी गैप पे आके रुक गए हम लोग, ठीक है। अब ये बात आ रहा है कि भाई आप किस में ज़्यादा एनर्जी गैप, ठीक है, आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। अब अभी कुछ देर पहले भी कहा था, जो नाभिक के पास होगा, यहाँ बनाया था, उसका एनर्जी गैप ज़्यादा, जो नाभिक से दूर होगा उसका एनर्जी गैप क्या? कम। अभी समझाया भी था, लिखाया भी आपको पॉइंट, तो उसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए बच्चों, दो है हमारे पास, एक सिलिकॉन है और दूसरा जर्मेनियम। ये आपके पास सिलिकॉन है
और दूसरा आपके पास जर्मेनियम है। ज़रा देखते हैं, जर्मेनियम है आपके पास, ठीक है। सिलिकॉन में देखिए बच्चों आपके पास ये बिल्कुल नाभिक के बिल्कुल क्या रहने वाले हैं, पास रहने वाले हैं। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, 8 इसमें है, 8 2 10 और 4 इसमें है, 14 हो गए इसके। वैसे इसके कितने होते हैं जर्मेनियम के, बताए। जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो इससे भी और ज़्यादा फॉर्म में आपके पास ही आएगा, ठीक है। सोन, अब मैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना आइडिया हो गया कि जर्मेनियम का साइज सिलिकॉन से क्या है, ज़्यादा है। यानी आपके पास ये जो सबसे बाहरी वाला वैलेंस है ये आपके नाभिक से दूर है या पास है, इसके रेस्पेक्ट में नाभिक से पास ये है। अभी बताया था जो नाभिक के पास होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा ये टाइटली बाउंड होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूजली होगा। यानी नाभिक के पास है तो यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होगा इसके पास, ध्यान फास्ट बताओ, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, ज़्यादा होगा एनर्जी गैप, तभी तो नाभिक के पास आया था, अभी तो बताया था। और यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी गैप कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सिलिकॉन में एनर्जी गैप ज़्यादा है और जर्मेनियम में क्या है, कम। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके साइज के कारण, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो समझ में आ गया हम लोग, इनके साइज के कारण ये सारी प्रॉपर्टी हो रहा है। तो देखिए सिलिकॉन में एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज़्यादा होता है, रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि ये आपके नाभिक से दूर है और ये नाभिक से कम है। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम से ज़्यादा होता है, क्योंकि सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाभिक से टाइटली बाउंड होता है। साइज छोटा है ना भाई, ये सीधे से टाइटली बाउंडेड होता है, ठीक है। अब कभी भी ये मन में दिया। अच्छा, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्शन बैंड है, एक आपका कौन सा है वैलेंस बैंड, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फास्ट बताइए। कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगा। कैसे निकाला उसने, 13 पॉइंट्स, लिखिए, लिख लीजिए, नोट कर लिखिए, देखिए कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो कोई भी बता देगा, जब पूरी कहानी, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कोई भी बता। नेक्स्ट देखिए, अच्छा वही एनर्जी गैप के बारे में एक पॉइंट के देखिए बच्चों, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस है। जैसे ही आप तापमान बढ़ा दोगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने का मतलब एनर्जी मिल जाता है, तो इसका मतलब आपके पास जो गैप है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी गैप टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एनर्जी गैप टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अर्थात जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए आपको कैसे हो रहा है, स्टैंडर्ड वैल्यू बिल्कुल आपको याद भी रखना है। देखिए, तो ध्यान रखें, एनर्जी गैप जो है टेम्परेचर के बढ़ने पर अपने आप डिक्रीज हो रहा है। आप देख भी सकते हो, यहाँ से देखिए, मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए, एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। 2 ही एलिमेंट हैं, एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है। एक जर्मेनियम के बारे में ही पूछा है और दूसरा सिलिकॉन, बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड के यूजेवीएन में पूछा गया था एक बार ये वाला, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बहुत बार और स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक। तो वही हम लोग जो है तो 2 टेम्परेचर लेते हैं। $300 केल्विन, ठीक है। देखिए बच्चों, 0 केल्विन को आप एक चीज़ और बोलते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं।
टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इस वाले चीज़ को आप रूम टेम्परेचर कहते हैं। अब याद रखना बच्चों, ये होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ आएगा तो वो आपका किस में जुड़ जाता है, केल्विन। वैसे 273 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो जाएगा अगर डिग्री सेंटीग्रेड को, तो -273 जोड़ोगे तभी तो 0 केल्विन आएगा ही, ठीक है। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर की तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 26 या 27 डिग्री के अराउंड, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बुक में अलग कहीं 26 मानते हैं, कहीं 26 पॉइंट समथिंग, सही 27, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट ले लिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो जर्मेनियम देखिए बच्चों, जर्मेनियम ये देखिए, ये बहुत ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा गया है ये आपके पास बहुत बार। तो जर्मेनियम देखिए 0 डिग्री केल्विन पर कितना होगा जरा देखते हैं। ये याद रखिए आप 785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और सिलिकॉन का आपका रहता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई ए और जे के एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं यहाँ पर। रूम टेम्परेचर भाई ये पूछा था उत्तराखंड के UJVN के एग्जाम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ही पूछा था। और सिलिकॉन के बारे में है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास, तो ये आपको ये डाटा याद रखना है। अब इसमें कोई वो नहीं है कि ये आपको अच्छा जरा देखते हैं, मैंने कहा था, क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, ये कहा था यहाँ से, ठीक है। एनर्जी गैप कम होता है कहा था। देखिए ये टेम्परेचर 0 है आपके पास, यानी केल्विन की बात करें तो यहाँ पर ये एनर्जी गैप ये है। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो ये गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखिए ये इससे कम हो गया, ये देखिए, और ये भी इससे कम हो गया। तो जो आपको लिखाया था बिल्कुल क्लियर है आपकी बात, कॉन्सेप्ट कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये सब क्या है, एनर्जी गैप है, ये देखिए एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये चीज़ तो वेरीफाइड हो गया। अब इतना नोट कर ले। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको अब दिक्कत कर रहा होगा, ये चीज़, इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लिया भाई, इतना करिए, ठीक। चलिए फिर एक इसको लिख लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गया सीधे से, एनर्जी गैप का जो है एनर्जी के टर्म में लेना है, तो इसका मतलब ये किसका यूनिट है, एनर्जी का। पहला लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। अब इसमें डाउट ही नहीं है कि कोई कह ही नहीं सकता। वैसे भी आपको तो पता ही है ना, ये बेसिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, V बराबर W/Q। तो ये एनर्जी हो गया आपके पास, ये वोल्ट हो गया, ये चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज आपके पास ना, यही तो, चाहे चार्ज प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, क्या लेना देना उससे। तो ये आपके पास, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट आया। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा कर देंगे तो वो दूसरे ऑर्बिट में क्या करेंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। यही तो बात हुई थी। यानी आपके पास ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है वो किसके कारण होता है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। गिर रहा है आपके पास, वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। बताया भी तो था आपके पास, एनर्जी जो है कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हो, नहीं क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉयड। यानी वो जो ऑर्बिट में आपके पास एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपके उसकी एनर्जी कम या ज़्यादा करोगे तो दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा, यानी मूवमेंट करेगा। यानी वो किस में, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। ये लिख लिया भाई, लिखिए फिर लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, द नेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द नेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द फैक्ट, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ इसका, that if an electron fall through a
fall through a potential of 1 volt, then its kinetic energy will increase लिखिए, increase by decrease in, समझा रहा हूँ भाई, देखिए डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ में अगर पोटेंशियल, भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी न तो क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बात ये है कि ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, अब उसमें एनर्जी बढ़ा दो या घटा दो तो वो आपका दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा, तो इसका मतलब उसका वही पोटेंशियल एनर्जी जब जा रहा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, काइनेटिक, यानी आपके पोटेंशियल एनर्जी में जो घटोतरी डिक्रीमेंट हुआ वही किस में इंक्रीमेंट हो गया, आपके पास किस में इंक्रीमेंट हो गया, ये किस में डिक्रीज, जो आपका पोटेंशियल में वही इंक्रीज किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, अभी फॉर्मूला बताया था भाई, आपके पास क्या था भाई, V बराबर क्या दिखा था, W/Q, यही तो था ना आपके पास, लिखिए। इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास, ये लिख लिया, फटाफट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये क्या है, चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गुना पोटेंशियल, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोलते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे वोल्टेज होता है, तो लिख देते हैं यार वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास, यानी पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख रहे हो, चार्ज को तुम क्या कह रहे हो, कुछ भी बोल दो, चार्ज E लिखो या Q लिखो, और वोल्ट, ये एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल, ये आ गया आपके पास, ठीक है। नोट करिए फटाफट। अब देखिए अगर सपोज के लिए आपने जो टेस्टिंग वोल्टेज है 1 वोल्ट लगाया, कितना वोल्टेज, 1, इफ V बराबर 1 वोल्ट, कितना लगा दिया, 1 वोल्ट अप्लाई कर रखा है आपने टेस्टिंग के लिए, तो बताइए यहाँ से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा, Q इंटू कितना हो गया, 1, ये हुआ ना, Q इंटू 1 बराबर, ये आपका जूल है भाई, ठीक है। अच्छा चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, होता है नहीं होता है, पहले बताइए, होता है ना। ये इंटू इससे किससे इंटू करोगे, 1 से, तो 1 से इंटू करो तो वही रहेगा, तो इन दोनों का मिला के यूनिट क्या आ गया था, जूल, ठीक है। ये आप इतना जूल हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा यूनिट क्या होगा, ये देखिए, यहाँ देखिए, अगर आपने यहाँ पर क्या लिया है भाई, आपके पास क्या लिया है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन, सबका चार्ज तो सेम, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसको, क्योंकि बाहर हम इलेक्ट्रॉन घुमा रहे थे उसमें, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वोल्ट हो गया, तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, यहाँ देखिए बताए किसके बराबर है, ये यही तो है, क्यू की जगह क्या लिखा है, ये 1, तो ये ठीक है, वोल्ट इसका यूनिट 1 वोल्ट हो गया, तो 1.6 ये आ गया, यानी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपके पास कितना, 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपके पास इतना आ गया, कितना 1.6 इंटू 10 की -19 कितना, जूल के बराबर, ठीक है। बात क्लियर हो। अब वो जो स्टेटमेंट लिखा था, लॉस इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जो लॉस हुआ था वही क्या, किस में गेन हो गया था, काइनेटिक एनर्जी में, नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लॉस इन किस में हुआ था भाई, वो पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो गया था, गेन मीन्स प्राप्ति, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन किस में, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, QB, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक। यहाँ देखिए
अब कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा तुम्हें, भाई ये वी क्या है, तो ज़रा इसको डिफाइन कर देते हैं। इसको बना देते हैं स्मॉल वी, इसको बना देते हैं कैपिटल वी, या कुछ भी कर लो। चलिए इसको बना देते हैं ये, और इसको कुछ इस ढंग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, तो ये जो ये वाला ये है, इससे बोलेंगे आप वेलोसिटी, और ये कैपिटल वी जैसा लग रहा है वो आपका क्या है, वोल्टेज, ठीक है ना। ये वोल्टेज क्लियर हो गया इतना, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या देखिए आपके पास यहाँ से, तो वेलोसिटी देखिए कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, वी, तो यहाँ 2qv अपॉन m अंडर रूट 2qv अपॉन m, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको पूछता है, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए m बराबर आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों आज की जो है क्या एपिसोड की कहानी। आज जो है आपको सबसे मेन चीज़ ये है, और इसके बारे में इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रखा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसमें हर चीज़ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। मेरा एक ही अप्रोच रहता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाए। ये पॉइंट मैं चाहता था जो बाद में नोट कराया वो नोट करा दें, वो फिगर नहीं बना के तुम्हारा वो कर लिया जाता कि खाली हो गया करके ऐसा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बच्चों को जो है पूरा अच्छे से पढ़ाना होता है कि ताकि चीज़ें अच्छे बच्चे जो है एक ही बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, इसलिए मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि और लोगों की तरह बस ऐसे ही पढ़ा दूँ, ये मेरा कभी जो है उद्देश्य नहीं रहा है किसी के साथ, ठीक है ना। तो आई होप कि आज आप लोगों को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये एनर्जी बैंड थ्योरी। आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिए और इन चीज़ों को समझिए, आपको आने वाले चैप्टर में क्या रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक। तो अब आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अगर ये वीडियोज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। भाई आप लोग जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा हमारे के पास क्या होगा, ये कंटेंट उन लोगों तक पहुंच पाएगा जो वाकई में जिनको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक।